नावल सुन साइयां। डाइनिंग टेबल पर अरमान शाह जो माला शाह को वारफ्तगी से देख रहा था कि अचानक अरमान शाह के कहनी मारने पर वो होश में आता हड़बड़ा गया। कमीने इंसान, अगर बड्डी ने तुम्हारी उन छिछोड़ी नजरों को बॉर्डर के इस बार देख लिया ना तो बड्डी ने एक बार में ही वहां से गोला बारूद फेंक कर तेरा किस्सा तमाम कर देना है। इसलिए इन अपने काले बंटों को लगाम लगाकर सामने प्लेट पर नजरें जमा। अरमान शाह ने मुंह के आगे हाथ रखते दांत पीस कर बोलते हुए उसे प्लेट को तकने का हुक्म दिया था। वो सब उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर आलम शाह और शर्जीना के आने का इंतजार कर रहे थे। अरमान शाह के होश दिलाने पर अरमान सर्द सांस खारिज करते अपने साथ बैठे नमूनों को देख गया। बॉर्डर के इस पार ना सही लेकिन बॉर्डर के इस पार वाली शक्लों को तो उसे मजबूरी में देखना ही पड़ना था। ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में अपने ब्राउन बालों को हाथ से पीछे करते आलम शाह शर्जीना का हाथ थामे डाइनिंग टेबल पर आया तो सब उनको देखने लगे थे। आजम शाह को आज टेबल पर देखकर शर्जीना भागकर इनके गले लगी तो वो हंसते हुए इसका माथा चूम गए। मेरा बच्चा कहाँ रह गया था? शर्जीना का माथा चूम कर आजम शाह ने प्यार से इस्तिफसार करना चाहा क्योंकि वो सब पिछले आधे घंटे से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सूरी द जान में नहा रही थी तो इसलिए टाइम लग गया। शर्जीना शाह ने भी बदले में आजम शाह के माथे को चूमते हुए देर से आने की वजह बताई तो सब इसकी हरकत पर हंस पड़े थे क्योंकि वो आजम शाह का माथा चूमते हुए कोई बड़ी बुजुर्ग खातून लग रही थी। सूरी बड्डी इसके बाल डराए कर रहा था इसलिए ज्यादा वक्त लग गया। आलम शाह ने शर्जीना को अपनी चेयर पर बटटे हुए हाशिम शाह को जवाब दिया जो आंखों से उसे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रहे थे। आलम शाह के जवाब देने पर हाशिम शाह ने सर को जुम्बिश देते खाने का पहला लुकमा शर्जीना को खिलाया तो आलम शाह फौरा बोल पड़ा, बड्डी आप खाना खाएं, जिया को मैं आज खुद खाना खिलाता हूँ। आलम शाह के कहने पर हाशिम शाह ने इसे घूर कर देखा लेकिन जवाब में खामोश रहा। ओ भाई, हम भी इस खानदान के मकीन हैं, हमारा खाना कहाँ है? जियाम शाह टेबल पर चम्मच बजाते हुए ऊंची आवाज में सबको मुखातिब करते बोला तो सब टेबल के आखिरी कोने को बेजारी से देखने लगे। सबसे दूर बैठने की वजह से खाना उन तक नहीं पहुंचा था क्योंकि खाने की डिशेस उनसे दूर पड़ी थीं। मारा पहले इनके के लिए अलग से खाना निकलवा कर इनके सामने सीट करवा देती थी ताकि इन्हें किसी भी चीज के लिए बार बार ना कहना पड़े, लेकिन आज अपने ऑफिस के काम में मसरूफ होने की वजह से वो भी टेबल लेट आई थी। उसी लिए मुलाजिमों को भी इस बारे में याद नहीं रहा था। जहन्नमी लोग खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े खाते हैं तो तुम लोग क्यों खाना मांग रहे हो? हाशिम शाह ने चावल खाते हुए इन तीनों को देखा जो खाली पलीटस लिए बैठे थे। हाशिम शाह के कड़कदार जवाब पर वो तीनों खफगी से हाशिम शाह को देखने लगे थे। कितनी दफा कहना पड़ेगा कि इंसानों की तरह सबके साथ बैठा करो? आलम शाह ने भी घूर कर उनको कहा था। खाना देने की बजाय बस सब लेक्चर दिए जा रहे हैं। एक के बाद एक के सुनाने पर अरमान शाह नाक चढ़ाकर जवाब में बोला था, मैं निकाल कर देती हूँ। मारा शाह जल्दी से उठकर उनको खाना निकाल कर देने लगी तो अरबाज शाह हाशिम शाह को मुखातिब कर गए, शाह तुम्हारा शादी करने का कोई प्रोग्राम है कि नहीं? अरबाज शाह ने हमेशा वाली बात दोहराते हुए हाशिम शाह से पूछा तो हाशिम शाह ने बेजारी से अपनी नीली आंखें घुमाए। अच्छा भला वक्त गुजर रहा होता है पर पता नहीं क्यों भाई अपको चैन नहीं पड़ता जो हर वक्त बस मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। हाशिम शाह गौफत से गोया हुआ तो अरबाज शाह ने उसे सख्त घोड़ी से नवाज दिया। तुम्हारा कौन सा अच्छा वक्त गुजर रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा? माशाअल्लाह से 32 साल के तो हो गए, तुम्हारे छोटे भतीजों और भतीजियों तक के निकाह हो चुके हैं और एक तुम अभी तक छड़े छड़ घूम रहे हो। इतना कुंवारापन भी ठीक नहीं होता शाह। हाशिम के जवाब पर अरबाज शाह सख्त लहजे में उसे सुनाते हुए कहने लगे तो इनके आखिरी जुमले पर जहन्नमी कोने से ककहे गूंज उठे। कसम से बड्डी अब के कुंवारेपन पर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। अरमान शाह ने छेड़ते हुए लुकमा दिया तो हाशिम शाह ने उसे आंखें दिखाएं। कौन से निकाह की बात कर रहे हैं बाबा जान? निकाह करके भी हम कुंवारों वाली ही जिंदगी गुजर रहे हैं। अरमान शाह भी लहजे को उदास बनाते हुए बोल उठा था, जबकि अरमान शाह की बात पर मारा शाह दांत पीस कर उसे देख गई क्योंकि अपना कजिन नुमा मुन को उसे सख्त जहर लगता था। हो गई बकवास, तुम लोगों की या भी रहती है? हाशिम ने सालिम निगाहों से उन तीनों को पूछा तो वो शरीफ बनते खाने पर झुक गए। शाह, बच्चों को नहीं डांटो और बताओ कब तक शादी का इरादा? ये खैर से अब तो हाबील का भी निकाह हो गया है, हवेली में अब बस तुम या जियाम शाह ही बचे हो, तो इस बारे में क्या इरादा है? या फिर हम लोग ही तुम दोनों के लिए लड़कियां देखना शुरू करें?
इस सारी गुफ्तगू में आजम शाह अब बोले वो भी हाशिम शाह को पूछ गए, जबकि हाशिम उन सब की एक ही रट पर सांस खारिज करने लगा था, क्योंकि इसे 32 साल नहीं बल्कि खुद से 62 साल की फैलिंगा आने लगी थी। सब मिलकर उसे बुढ़ा साबित करने पर तुले थे। हाशिम के कोई जवाब देने से पहले ही ज़ियाम शाह की आवाज सुनाई दी तो सब असको देखने लगे। द जान में लो मैरिज करना चाहता हूं तो प्लीज मुझे अभी उन सबादे अधूरे शादी शुदा लोगों से दूर ही रखिए यार। अपने जिक्र पर ज़ियाम शाह ने जल्दी से अपने दिल की बात कही तो सब असको देख गए जो मुंह फाड़े लो मैरिज करने का ऐलान कर रहा था। तेरी शक्ल है लो मैरिज की, तेरी उन सियाह फाम आंखों को देखकर पहली नजर में लड़की ने तुझे मौत का फरिश्ता गुमान करना है। हाबिल शाह ने एबरू अचकाते हुए तंजिया अंदाज में ज़ियाम को पूछते हुए इसकी डार्क ब्लैक आंखों को निशाना बनाया तो अरमान शाह कहका लगा गया, जबकि ज़ियाम शाह ने अपने बड़े भाई के तनस पर मुंह बसूर लिया था। इन सब के तनस वो जेब में जमा करता जा रहा था ताकि वक्त आने पर सबको डबल करके वापस कर सके। बाबा जान मेरी शादी का जिक्र अभी छोड़ दें, क्योंकि मुझे जब लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए मैं तब शादी कर लूंगा। फिलहाल प्लीज इस टॉपिक पर मुझे बोर ना करें। हाशिम शाह जान छुड़ाने वाले अंदाज में बात खत्म करते बोला तो अरबाज शाह और आजम शाह उसे तअस्सुफ से देखे गए। खुदा ही जानता है कि तुम क्या चाहते हो शाह, तुम्हारे सब भाइयों की मैं 17 या 18 साल की उम्र में शादी कर चुका था। एक तुम ही बड़े होने के इंतजार में बैठे हो। पता नहीं तुम्हारे लिए अब कौन सी हसीना ने दीवार फाड़ कर निकलना है जिसको देखकर तुम्हारा ये बुढ़ा दिल शादी करने को मिचल उठे। आजम शाह जले कटे अंदाज में ऊंची आवाज में बुड़बड़ाते हुए बोलते चले गए तो सब दबी दबी आवाज में हंसने लगे थे। चाचो मैं सुबह से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। सबको अपने चाचों पर हमले करते देखकर मारा जल्दी से बात शुरू करते बोली ताकि सबकी तवज्जो हाशिम शाह से हटा सके। मारा की बात पर सबको खुशगवार हैरत ने आन घेरा। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है मेरा बच्चा, हाशिम शाह ने प्यारों से जवाब दिया था। अरबीला शाह सुबह वाले हुलिये में ब्लैक चादर और छोटे छोटे नवाले लेती सबकी गुफ्तगू सुन रही थी। अरमान शाह ने गहरी नजरों से मारा को देखा जो बिल्लो टी शर्ट और खले से ट्राउजर में डार्क ब्राउन बालों का जोड़ा बनाए बैठी हुई थी। आइस बिल्लो आंखी में उस वक्त संजीदगी छाई हुई थी। सुबह तुम तैयार हो जाना, मान तुम्हें ऑफिस में ज्वाइन कर लेगा। हाशिम शाह ने खाना खाते हुए उसे कहा तो मारा जल्दी से बोल पड़ी, नहीं चाचो अभी नहीं प्लीज, फिलहाल मैं अकेले इस बिजनेस को संभालना चाह रही हूँ। मारा शाह ने रेकोसट करते हुए हाशिम शाह को कहा तो हाशिम अपनी भांजी को देखने लगा जो अपनी आइस बिल्लो आंखों में उम्मीद लिए उसे देख रही थी। ठीक है बच्चे, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। हाशिम शाह ने कुछ सोचते हुए हामी भरी तो खुशी के एहसास से मारा का चेहरा खल उठा। इसके बरअक्स खुद को झटलाने पर अरमान शाह का तैश से बुरा हाल होने लगा था। मेरो अगर कोई मसला हुआ तो मुझे फौरी तौर पर इन्फॉर्म करना है। ओके, हाबिल शाह ने उसे हिदायत की तो वो खुशी से हमें सर हिला गई। इस तरह बातों में खाने का दौर चलता रहा लेकिन अरमान शाह का बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर दे। ज़ियाम शाह और अरमगान शाह ने अरमान के हाथ पर हाथ रखते उसे आंखों से तसल्ली देना चाहिए तो वो अपनी डार्क गिरे आंखें बंद करता खुद पर जब्त करते सर झटक गया था। रात के 12 बजे मारा आंखों पर गिलासेस लगाए लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। सुबह से वो ऑफिशियली अपना बिजनेस ज्वाइन करने वाली थी, उसी लिए वो कुछ इब्तिदाई जरूरी कामों को निपटाने के लिए अभी तक जगी हुई थी। मारा शाह जमल आजम शाह और मूसा परवेज शाह की इकलौती बेटी थी। असल में मारा शाह आजम शाह की नवासी थी। कुछ साल पहले बाकी हवेली वालों की तरह मारा शाह ने भी अपने माँ बाप को हादसे में खो दिया था। आजम शाह ने अपनी इकलौती लाडली बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे मूसा शाह से की थी। ये शादी मूसा शाह की तरफ से लो मैरिज जबकि जमल शाह की तरफ से अरेंज मैरिज कहलाई गई थी। मूसा शाह को जमल से पहली नजर की मोहब्बत हुई तो उसने बल्ला झिझक इस बात का इजहार करते कुछ अरसे में ही जमल आजम शाह को पूरे धूमधाम से रुखसत करवा के वो अपने घर ले गया था। शादी के 4 सालों बाद मारा शाह पैदा हुई तो मूसा शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मारा शाह में जमल शाह और मूसा शाह की जान बसने लगी थी। चूंकि मूसा शाह पहले से ही अपना खानदानी बिजनेस चला रहे थे, लेकिन मारा की पैदाइश के बाद उनको न जाने क्या सोचा कि मूसा शाह ने अपनी बेटी के नाम पर कंपनी का आगाज करते एक अलग से बिजनेस शुरू कर लिया जो दिन रात की मेहनत से जल्दी ही तरक्की करने लगा था, जिस पर मूसा शाह को अपनी बेटी के नसीब पर रश्क सा महसूस होने लगता था। लेकिन फिर एक हादसे ने न सिर्फ मारा शाह बल्कि हवेली के बाकी बच्चों को भी माँ बाप के सायों से हमेशा के लिए महरूम कर दिया।
मारा शाह के बड़े होने तक इसकी कंपनी को हाबिल शाह और आलम शाह ने संभाले रखा था, लेकिन अब जब मारा शाह अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी, ऐसे में अब वो अपना बिजनेस खुद चलाना चाहती थी। मारा शाह की ट्रेनिंग के लिए वो 3 माह से हाशिम शाह, हाबिल शाह और आलम शाह के साथ इनके ऑफिस में जाती रही थी ताकि बिजनेस को सीख सके। फिर 1 महीना पहले जब आलम शाह और हाशिम शाह दुबई चले गए तो मारा हाबिल के साथ इसके ऑफिस जाने लगी, और अब 4 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मारा शाह अफशीली अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस सिलसिले में हाशिम शाह ने मारा को नसीहत की थी कि अरमान शाह इसके साथ इसकी कंपनी को ज्वाइन करके इसकी मदद करेगा, जिसको मारा शाह ने फलोकत मान लिया था। लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर वो मना कर गई थी क्योंकि वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाह रही थी। ऐसे में इस कड़ीले शाह की मदद लेना इसकी तौहीन थी, जो पहले ही इसे सुनाता नहीं थकता था कि वो बिजनेस को ऊपर पहुंचाने की बजाय डुबाने की सलाहियत ज्यादा रखती है। इसलिए आज उसने हाशिम शाह को मना कर दिया था। मारा जो महू होकर लैपटॉप पर उलझी हुई थी कि उसी वक्त इसकी बालकोनी में कोई कोदा था। हाशिम शाह ने लड़कियों के कमरे बेशक अपनी सिक्योरिटी में रखे थे, लेकिन सब कमरों की बालकोनी को आपस में जोड़ा गया था। हवेली का ऊपर वाला पोर्शन हाशिम शाह ने खुद डिजाइन करवाया था। कमरों को इस तरह बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इमरजेंसी की सूरत में बना किसी रुकावट के बालकोनी से कूदकर कमरे में दाखिल हुआ जा सके। और आज रात के 12 बजे भी एक इमरजेंसी नाफिज हुई थी, और वो इमरजेंसी अरमान शाह के दिल में तैश की सूरत में उठ रही थी, जो अपनी मनकोहा की बालकोनी में कूदकर फतह मंदी से बाकी कमरों को देख रहा था। जैसे कहना चाह रहो कि अब डोन को रोक के दिखाओ। कमरे की जलती हुई लाइट को देखकर अरमान हाथ झाड़ते हुए आगे बढ़ा था। बालकोनी के दरवाजे पर लगे सफेद पर्दे की ओर से अरमान शाह ने अपनी मनकोहा को देखकर जोर से अपना नचला लब काटा। ओवर साइज टी शर्ट में अपनी नीली आंखों में गहरी संजीदगी सजाए वो लगन से काम में मसरूफ थी। आइस बिल्लो आंखों को देखकर अरमान शाह की डार्क गिरे आंखों में जज्बात उभरे, लेकिन अगले ही पल गिरे आंखें सामने देखकर खुद से बातें करते हुए अपने जज्बात को झटला गईं। ये सरी मिर्च ही लिखनी थी मेरी किस्मत में किया। अरमान शाह ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बेचारगी से पूछा गया। जी मुझे याद आ गया है कि ये टफ चॉइस मेरी अपनी ही थी। अब गुस्सा तो ना करें। वो जो आसमान को देखकर खुदा से पूछना चाह रहा था कि अगले ही पल बचपन का मंजर आंखों के सामने आया तो वो जल्दी से याद करते बताने लगा था कि ये सरी मिर्च इसकी अपनी पसंदीदा फिरिस्त है। इसके यूं पूछने पर खुदा ने भी उसे याद करवा दिया था। मारा शाह इसकी मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर गुम होकर काम कर रही थी। मारा को कमरे में मसरूफ देखकर अरमान शाह ने कमरे में दाखिल होकर आहिस्ता से बालकोनी का दरवाजा बंद कर दिया। ये इसकी एहतियात थी। आहिस्ता आहिस्ता से वो कदम उठाते हुए बेड के करीब खड़ा हुआ तो मारा जो किसी की मौजूदगी महसूस करते नजरें उठाकर देखने लगी कि सामने ही नजर पड़ते ही इसकी आइस बिल्लो आंखें फैलती चली गईं। आंखों के फैलने के साथ ही चेहरे पर हैरानी वाज़ेह हुई थी। तुम यहाँ कर रहे हो? रात के इसका पहली बार अरमान शाह को अपने कमरे में देखकर वो हैरत ज़दा ना होती तो क्या होती, जबकि वो मजे से इसके एक्सप्रेशन देखते हुए उगे बढ़कर लैपटॉप पीछे करते उसे करीब कहनी के बल लेट गया। मारा शाह मजीद हैरत अनगीजी का शिकार होती उसे देखने लगी। व्हाइट टी शर्ट और बिल्लो ट्राउजर में वो बेनियाजी से इसके सामने बैठकर असक उतार रहा था, जबकि डार्क गिरे आंखों के देखने का नजरिया भी बदला बदला सा लग रहा था। अरमान शाह की बेनियाजी पर मारा शाह को एकदम से गुस्सा हो कर आया। क्या तकलीफ है, क्यों आए हो मेरे कमरे में? मारा गुस्से से उसे पूछ गई जो खामोशी से इसका मुआयना किया जा रहा था। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ मारा शाह कि तुम्हें क्या तकलीफ है? पैदा होते ही तुमने मेरे दिल में तकलीफ पैदा कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजरअंदाज करके तकलीफ देना शुरू की, और अब जब से मेरे निकाह में आई हो तब से मुझे और मेरे दिल दोनों को तकलीफ दे रही हो। कसम से कभी कभी दिल चाहता है कि फूफो अगर जिंदा होती तो इन्हें जरूर पूछता कि क्या जरूरत थी ऐसी फजूल पर अड़कट पैदा करने की। मारा शाह के पूछने पर अरमान शाह ने आम से लहजे में परोही भरा काफी लंबा जवाब दिया तो मारा शाह की आंखें बड़ी होती चली गई थीं। अपनी इंसल्ट पर चेहरा लाल हुआ तो वो गुस्से से बोल उठी। मान शाह, जबान संभाल कर बात करो, और अगर मेरे वजूद से तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो यहाँ पर अंडे देने आए हो क्या? मुकाबिल के जवाब पर मारा शाह ने गुस्से से लाल भभूका होते भरपूर जवाबी कार्रवाई करते पूछना चाहा था। हाय, कसम से तुम्हारी इस नागिन जैसी लंबी जबान से मुझे फकत यही लफ्ज प्यारा लगता है। जब ये तुम मुझे मान कहकर पुकारती हो ना सीधा इस दिल पर ठा करके लगती हो।
مارا کی زبان سے ہمیشہ کی طرح مان سن کر ارمان کی دھڑکن تیز ہوئی تو وہیں بیڈ پر گر کے اسے جان لٹاتی نظروں سے دیکھے گیا، جبکہ مارا ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت یہاں کیا لینے آیا ہے۔ فضول میں میرا وقت ضائع کرنے کوئی ضرورت ہے اور نہ مجھے تمہاری کسی بات میں کوئی انٹرسٹ ہے، اس لیے جہاں سے آئے وہیں سے رفو چکر ہو جاؤ، شاباش جلدی۔ مارا نے چٹکی بجاتے ہوئے صاف صاف لفظوں میں اسے آؤٹ کہا تو اس بار ارمان غصے سے جل بھن گیا تھا۔ غصے سے دماغ آؤٹ ہوتے اس نے مارا کی چٹکی بجاتی کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس اچانک افتادے پر ایک دم سے اس کے سینے پر آ گری تھی۔ تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ شوہر کے ساتھ تمیز سے بات کی جاتی ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا، جبکہ دوسری طرف ارمان کی ڈال حرکت پر مارا شاہ کا شرم واؤ غصے سے حال برا ہونے لگا تھا۔ شوہر مائے فٹ، اپنی حد میں رہو ارمان شاہ، ورنہ تمہاری اس ساری بدتمیزی کے بارے میں چاچو کو بتا دوں گی۔ مارا اس کے گرفت سے نکلنے کی کوشش میں گراتے ہوئے بولی تھی۔ اس پہلی نزدیکی پر ایک دم سے اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ ویری گڈ، چاچو کو یہ بھی بتا دینا۔ ارمان شاہ پیچھے سے اس کے چہرے کو جکڑ کر خود پر جھکا کر لبوں پر جھکنے سے پہلے یاد کروانا نہیں بھولا تھا، جبکہ اپنے لبوں پر ارمان شاہ کے ہونٹوں کو محسوس کر کے مارا شاہ کسی بت کی مانند ایک دم سے فریز ہو گئی۔ کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہری چلی گئیں۔ ارمان شاہ نے آنکھیں وا کرتے اس کی طرف دیکھا جو اس کے پہلے لمس پر بالکل سٹیچو بن گئی تھی۔ اس کے لال گلابی چہرے کو دیکھ کر ارمان شاہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ مارا شاہ کا حال ایسا تھا کہ وہ اسے خود سے دور کرنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ارمان شاہ کو مزید شاہ ملی تو وہ کرور بدلتے ہوئے مارا کے اوپر آ گیا۔ اپنا ذرا سا وزن اس کے اوپر شفٹ کرتے اس کے بازوں کو اوپر ہاتھ میں قید کرتے ہوئے ارمان نے لب ہٹاتے ہوئے ذرا سے پیچھے ہو کر اس کی طرف دیکھا جو سٹل ہو چکی تھی۔ ارمان شاہ نے ابھی صرف اس کے لبوں کو چھوا ہی تھا اور وہ ہوش بھلا بیٹھی تھی۔ میرو، ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے محبت سے پکار لگائی تو وہ ششدر ہوتی اسے دیکھنے لگی، جبکہ لب ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ تم نے ابھی میرے ساتھ کیا؟ بے یقینی سے وہ پوچھنے لگی تو ارمان شاہ اپنا لب کاٹ گیا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ مارا کی گردن سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ارمان شاہ نے لا علمی سے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے انجان بننے پر مارا حواس باختگی سے چنخنے لگی تو اس کا ارادہ سمجھتے ارمان اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا، جس پر ایک بار پھر مارا کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑتا چلا گیا۔ اس کی چینخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کے برعکس ارمان شاہ مدہوش ہوتے پہلی بار اس کی میٹھی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لمس میں پہلے جہاں نرمی تھی آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگی تو مارا کسی چڑیا کی مانند اس کی گرفت میں فڑفڑانے لگی تھی۔ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں دباتے ہوئے ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچنا چاہا تو مارا لال انگارا ہو گئی، جبکہ ارمان کو اس کی سانسوں سے لپٹے ہوئے 3 منٹ گزرے تو ایک دم سے ہوش میں آتے وہ ہڑبڑا کر اس کے اوپر سے ہٹتے کھڑا ہو گیا۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں میچس سرخ چہرے کے ساتھ لیٹی کام رہی تھی۔ بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیراتے ارمان ایک دم سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سب کی سٹوری کو ساتھ لے کر چلنا ہے، وائس ہاشم شاہ کے لیے ذرا صبر رکھیں، بڈی کا وقت آئے اور چھا جائے گا۔